हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो जैसा कि हमने चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का शुरू किया था, उसका हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि टू टर्म्स, लास्ट टॉपिक था, बस बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, तो उसमें जो लास्ट वाला टॉपिक था, सबसे लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, वो था टू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के दो डिफरेंट सिचुएशन। आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट से ही रिलेटेड एक टॉपिक, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अभी टॉपिक के बारे में मत सोचो, अभी एक एक पॉइंट्स है वो पढ़ाती हूँ, लास्ट में समझ में आएगा इस टॉपिक का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर along with the repayment of the loan। ये आप लोग को भी पता है कि हर लोन एग्रीमेंट में, चाहे आप इवन तो हम लोग अपने फ्रेंड्स को या अपने फ्रेंड्स को तो नहीं, अपने भाई बहनों को लोन देते हैं ना, मतलब 10 रुपये 20 रुपये। जैसे मेरा भाई आता है, वैसे कहता है मुझे 10 रुपये दो, नहीं नहीं, मैं जाती हूँ उससे कहती हूँ मुझे 10 रुपये चाहिए, तो कहता है कि ठीक है मेरे को 20 रुपये करके देना। तो उसने क्या लिया, वो 10 रुपये पे उसने 10 रुपये का इंटरेस्ट लिया। ऐसे ये सब परसेंटेज में होता है, लेकिन ऐसे ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। तो कहने का मतलब है, जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो जो बोरोवर है उसको कुछ इंटरेस्ट भी देना होता है। मतलब हम जो है, जो लोन लेता है, जो बोरो करता है लोन, उसे कुछ इंटरेस्ट देना होता है लोन के ऊपर, रीपेमेंट ऑफ लोन के टाइम। मतलब लोन जब वो रीपे करेगा तब उसे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये तो कोई क्यों अपना पैसा आपको लोन पे देगा, अपने ही पास रखा रहेगा, उसको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो जब उसे उसे क्या फ़ायदा होगा, दूसरे वाले इंसान को उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसके लोन पे, इसलिए वो लोन देता है। कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि लोन के रीपेमेंट के वक्त जो बोरोवर है उसको लेंडर को, यानी देने वाले को, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकेंड है, इन एडिशन लेंडर मे डिमांड कोलेट्रल और सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। इसके अलावा हो सकता है कि लेंडर को उसके लिए लेंडर उससे कोलेट्रल मांगे। कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी, एक प्रॉपर डेफिनेशन में मैंने यहाँ लिखी हुई है। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइवस्टॉक डिपॉजिट विद बैंक एंड यूज इट दिस एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी ऐसी लाइन है जो आप लोग को नहीं समझ में आएगी। बहुत ही बेसिक से इंग्लिश है, बहुत सिंपल से नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, ताकि जब आप लोग इसे रीड करो, ये वीडियो तो देखो, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप रीड करो इसे, तो उससे भी आपको क्लैरिफाई हो जाए, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और ये सब जो लिखा है ना, वही जो मैं बोल रही हूँ सिंपल, उसी को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दिया है, और कुछ नहीं है। तो कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल कोई भी ऐसी चीज़ होती है या कोई भी ऐसी एसेट्स होती हैं जो बोरोवर है, जो लोन लेता है, वो ओन करता है, मतलब उसकी होती है ये। मतलब वो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पहले, गिरवी रखने वाला, तो वैसा ही है ये कुछ। इसमें आप कोलेट्रल मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ये रख लो मेरा, मान लो मेरे पास ये पेन है, ये रख लो पेन, और मुझे 20 रुपये दे दो। मैंने छोटा सा बताया अमाउंट, लोग बड़ा बड़ा भी लेते हैं। ये पेन रख लो, मुझे 20 रुपये दे दो। वो पेन, वो जो लेंडर होगा, वो पेन तब तक रखा रहेगा जब तक कि लोन रीपे नहीं हो जाता। जब मैं उसे लोन रीपे करूँगी विद इंटरेस्ट, तब वो इंसान मुझे मेरा पेन वापस करेगा। तो ये क्या, ये मेरी चीज़ है और मैंने दूसरों बोरोवर को दी है, लेंडर को दी है एज अ कोलेट्रल। मतलब कि एक तरह से ये चीज़ मतलब लेंडर ये इसलिए भी लेता है कि कम से कम इसकी वजह से वो मेरा पैसा वापस करेगा। अगर नहीं भी वापस करेगा तो मैं इसे बेच के अपने पैसे रीपे कर सकता हूँ, उसके पास इतना हक भी होता है। कहने का मतलब है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कोलेट्रल वो चीज़ होती है जिसे हम गिरवी रखते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, तो हाँ, और ये तभी जो लेंडर है वो तभी हमें वापस करता है जब हम उसका लोन जो है वो रीपे कर देते हैं। ठीक है, इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन देन द लेंडर हैज राइट टू सेल द कोलेट्रल। अगर जो बोरोवर है वो अपना लोन नहीं रीपे कर पाया, तब जो कोलेट्रल है वो सेल किया जा सकता है। मतलब लेंडर जो अपना पेन रखा हुआ है, जिसने मेरा ये पेन रखा है, वो उसे बेच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। वो आप लोगों ने देखा होगा ना सीरियल वीरियल में, या पता नहीं रियल लाइफ में भी,
नीलामी होती है बैंक्स में, 2 करोड़ दो, नहीं 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3, ये लैंड आपका हुआ, वो वाला फालतू सा। वो क्या करते हैं ये लोग, नीलाम कर रहे हैं, वो किसी की जमीन होती है, किसी का कोलेट्रल ही कहो उसको, मतलब कोलेट्रल ही है, वो कोलेट्रल होता है जो कोई इंसान रखता है फिर मतलब लोन लेने के लिए बैंक के पास, कि आप ये मेरा रख लो लैंड के पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, और मुझे लोन दे दो। तो वो इंसान लोन ले लेता है। मान लो बाई चांस वो जब लोन नहीं रीपे कर पाता है, तब बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सेल करती है और अपने पैसे को ले लेती है। तो वो मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है। अब एक वर्ड दिया हुआ है डेप्थ ट्रैप। ये वर्ड लग तो रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। डेप्थ ट्रैप, डेप्थ मतलब होता है, वो डेबिट कार्ड वगैरह सुनो है ना, उसी टाइप का समझो। डेप्थ मतलब होता है लोन, और क्रेडिट मतलब होता है, छोड़ो ना। तो डेप्थ ट्रैप मतलब हो गया ऐसी सिचुएशन, a situation in which debt is difficult or impossible to repay, it is caused due to high interest। ऐसा सिचुएशन जिसमें जो आपका लोन है, जो आपने कर्ज लिया है, वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाए या डिफ़िकल्ट हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए पे करना, ड्यू टू हाई इंटरेस्ट। इस पॉइंट को याद रखो, हाई इंटरेस्ट की वजह से जब आप अपने लोन को रीपे नहीं कर पाओ, तो उस सिचुएशन को हम लोग डेप्थ ट्रैप कहते हैं। ठीक है, ये जनरली वो लैंडलॉर्ड्स वगैरह की सिचुएशन में होता है, जब हम लोग ज़मींदारों से पैसा लेते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते रहते हैं। वो आप लोगों ने टीवी वीवी में देखा होगा कि बाप के बाद उसका बेटा भी काम कर रहा है, मतलब फालतू का उसके खेत पे, और अपना लोन चुका रहा है, लेकिन लोन खत्म ही नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो उन लोग की जो सिचुएशन है वो डेप्ट ट्रैप वाली सिचुएशन है। वो लोग अपना लोन जो है वो रीपे ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, एक्चुअली ये मोड है, मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेज व्हाट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट अब मैं आपको बताती हूँ। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट के लिए, लोन देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। टर्म्स होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वही क्रेडिट के लिए क्या क्या कंडीशन है। इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट मतलब जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आप कोलेट्रल में भी ऐड कर सकते हो, एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, किस मोड से आप रीपे करोगे, आप कैश में करोगे या उसके बैंक अकाउंट में करोगे, ये भी डिपेंड करता है, या आप उसके लिए फिजिकली रीपे करोगे, मतलब काम वाम करके रीपे करोगे, जैसा ये लोग करते थे गाँव वाँव में। क्या कर वो लैंडलॉर्ड्स वगैरह को वो लोग कहते थे, अच्छा ठीक है तुम पैसा नहीं दे पाओगे तो हमारे खेत में फालतू का वो करो, सो क्या कहते हैं, मजदूरी नहीं, बंधुआ मजदूरी करो, हाँ बंधुआ मजदूरी, वो बेगर करो, फ्री का काम करो। तो वो भी एक मोड ऑफ रीपेमेंट है। तो मोड ऑफ रीपेमेंट बहुत सारा हो सकता है। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट्स हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के टर्म्स या कंडीशन जो भी बोलो। अब एक स्टोरी ऑफ मेघा दिया हुआ है, वो मेघा की स्टोरी आपके बुक में दी हुई है। वो जाती है बैंक में, बैंक को कोलेट्रल देती है, वो अपने मतलब वो काम कर रही होती है, मतलब एक जॉब कर रही होती है, तो जॉब के एम्प्लॉयमेंट के पेपर्स और उसकी सैलरी के कुछ कुछ पेपर्स एज अ कोलेट्रल सबमिट करती है, और हाँ, और फिर कुछ इंटरेस्ट रेट पे कुछ सालों के लिए वो लोन लेती है, और लोन इस बात पे रहता है कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करने होंगे, जैसा आजकल होता है सेम वैसा ही रहता है। ये मेघा की स्टोरी है। फिर जब वो लोन ले लेती है तो फिर वो जाके अपना एक घर खरीदती है, उसको घर खरीदना रहता है इसलिए वो लोन लेती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लोन, 2 टाइप्स के लोन होते हैं, इनफॉर्मल, एक फॉर्मल सेक्टर से लोन आते हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर से, नाम से साफ साफ लग रहा है। फॉर्मल सेक्टर का लोन यानी बैंक से जो लोन हम लोग लेते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और इनफॉर्मल सेक्टर का लोन वो भी जो भी लैंडलॉर्ड से लेना, मनी लेंडर से लेना, मम्मी से लेना, पापा से लेना, भाई से लेना, बहन से लेना, सब इनफॉर्मल सेक्टर का लोन है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात है, बैंक्स किसके द्वारा, सारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, मतलब जितने भी सारे बैंक्स हैं वो एक बैंक के थ्रू कंट्रोल होते हैं, डेट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है और बाकी सारे जो बैंक्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक है। चलो उतना नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि आरबीआई जो है बाकी सारे बैंक्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, उन्हें कितना लोन देना है, कितना क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा ये फंक्शन को मेंटेन करता है, सुपरवाइज करता है एक तरह। चलो तो इस बार अब हम लोग रूल्स ऑफ आरबीआई पढ़ लेते हैं। ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि आरबीआई का क्या रोल है। देखो एक तरह से मैं आपको बता दूं, आरबीआई ना सारे बैंकों का बाप है, समझ लो बाप, और सारे उसके बेटे, बहुत सारे बेटे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत फालतू सा जोक था, चलो बताओ। हाँ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का क्या रोल है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स मीन्स बैंक। कहने का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जितने भी बैंक्स के जो भी काम होते हैं उन सबको सुपरवाइज करता है। कोई भी बैंक अपने मन से कुछ भी इंटरेस्ट रेट घटा बढ़ा या अपने रिजर्व रेशियो को बढ़ा नहीं सकता है। उसके सारे काम के लिए उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से। अब है द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स आर एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस और नॉट। आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक जो है वो कैश बैलेंस रख रहा है या नहीं। बैंक क्या करता है, हमने अभी आपको पढ़ाया था कि हमसे डिपॉजिट लेता है और वो लोन पे चढ़ा देता है, ठीक है, और फिर वो लोन पे चढ़ा देता है। लेकिन मान लो जैसे आपने डिपॉजिट किया पैसा, ठीक है, और फिर बैंक ने वो पैसा लिया और किसी और को लोन पे दे दिया, ठीक है, और मान लो कि कल को आपके कोई रिलेटिव या आपके पड़ोसी गए और बैंक से पैसा निकाल लिए, तो बैंक के पास पैसा कहाँ से रहेगा, अपने पास से तो देगा नहीं। तो बैंक क्या करता है, जो अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो अपने पास रिजर्व के तौर पे रख लेता है, ताकि जो डिपॉजिट हो रही है, जो मतलब जो हाँ, तो मान लो जो आपके रिलेटिव्स हैं या कोई अड़ोसी पड़ोसी या कोई और ही इंसान, अगर उसे ज़रूरत पड़े और वो जाके पैसा निकाले, वो डिपॉजिट कर रखा है वो भी, लेकिन बैंक क्या किया, उसके पैसे, आपके पैसे, सारे पैसे को लोन पे चढ़ा दिया है। तो अगर उसे ज़रूरत हो दोबारा निकालने की और निकालने जाए तो बैंक अपने पास से तो पैसा देगा नहीं। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि बैंक कुछ रिजर्व रख लेगा अपने लिए, और जब ज़रूरत पड़ेगा, जब कोई और इंसान आके या जब उसे विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी मनी, तो बैंक उस पैसे में से निकाल के दे देगा आपको पैसा। तो ये जो बैलेंस होता है, जो रिजर्व वो लोग रखते हैं, कैश बैलेंस, वो कितना रखना है और जितना बोला गया, जितना आरबीआई इंस्ट्रक्ट किया है उतना रखना है या नहीं रखना है, उतना बैंक रख रहा है या नहीं रख रहा है, ये सब आरबीआई देखती है, ठीक है। और ये कुत्तों की बैकग्राउंड वाली म्यूजिक अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत देना, उन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, तो कहाँ पे थी मैं, हाँ, तो कैश बैलेंस जो बैंक्स हैं वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, जितना परसेंट उन्हें कैश रखना चाहिए उतना वो रख रहे हैं या नहीं, ये सब आरबीआई सुपरवाइज करता है, देखता है। RBI also sees that the banks give loan not just for the profit making of businesses and traders but also to small cultivators and small scale industries. ये जो आरबीआई है वो ये भी देखता है कि बैंक केवल प्रॉफिट के लिए, केवल इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन या ट्रेडर्स को ही केवल लोन ना दे, बल्कि छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल कल्टीवेटर्स को भी वो लोन दे रही है या नहीं दे रही है। अगर नहीं दे रही है तो मारपीट के उन लोग को ठीक करेगा, मारपीट के नहीं करेगा, समझाएगा। आप कोई अजीब बात कर रहे हो, मारेगा पीटेगा क्या मतलब, वॉयलेंस अच्छी बात नहीं होती है। महात्मा गांधी के नोशंस पे चलो इधर आओ। RBI also see the interest rate of the bank which banks apply on the borrower's loan. RBI ये भी देखती है कि बैंक कितना इंटरेस्ट रेट बोरोवर के लोन पे डाल रही है। ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब जो बोरोवर लोन ले रहा है उस पर अपने मन से कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकती। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई बोरोवर लेंडर से लोन लेता है, मतलब कोई आप कहीं से लोन लोगे तो आपको कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उससे। तो वैसे ही अगर आप बैंक से लोन लोगे तो कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको, लेकिन वो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉमिनल है या नहीं है, ये सब जो है ये आरबीआई देखती है, ठीक है। अब देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। ये तो बात हुई
इनफॉर्मल सेक्टर की, कि फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई है जो बैंक के सारे चीज़ों को ध्यान देती है कि कैसे बैंक काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, लोन कितने इंटरेस्ट पे दे रही है, बड़े लोगों को ही दे रही है कि छोटे लोगों को भी दे रही है, सब देखती है। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हो तो उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी उनके पिताजी नहीं है जो देखेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी क्रेडिट एक्टिविटीज़ हैं वो सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। लेंडर्स अपने मन से कुछ भी हाई इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब कितना भी इंटरेस्ट रखते हैं बोरोवर्स के ऊपर। सो हम देख सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर, if we compare informal to formal sector, we find that the lenders of informal sector take very high interest. अगर हम ये देखें कि इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर के जो भी लेंडर, हाँ, फॉर्मल सेक्टर में से कौन सा लोन हमारे लिए सूटेबल रहेगा, मतलब कि किसमें हमें कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा या कौन सा बेटर है, तो उसमें हम ये कंपेयर कर पाएंगे कि फॉर्मल सेक्टर बेटर है। क्यों भाई बेटर है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ एक पिताजी हैं, एक सुपरवाइजर है जो देखता है कि फॉर्मल सेक्टर में लोन एक्टिविटीज ठीक से चल रही है नहीं, जबकि इनफॉर्मल में कुछ भी नहीं है। ओवरऑल अगर एक कंक्लूजन निकाले तो वो ये है कि फॉर्मल सेक्टर में जो इंटरेस्ट है वो नॉमिनल होता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में हाई इंटरेस्ट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसलिए फॉर्मल सेक्टर का लोन ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है कि किस एरिया में कौन से लोग इनफॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर कहाँ से ज़्यादा लोन लेते हैं। तो पुअर वाले जो लोग होते हैं, इसमें देखो जो रेड लाइन वाला है वो शो कर रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर, और जो ब्लू लाइन वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मल सेक्टर। ये सेम आपकी बुक वाला ही है, यहाँ पर मैंने कलर थोड़ा चेंज कर दिया है। तो इसमें पुअर सेक्टर के जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा ले रहे हैं। बहुत सारे इसके रीज़न है कि इलिटरेसी है, मतलब लिटरेट ज़्यादा वो लोग नहीं हैं, या अगल बगल उतने अच्छे बैंक्स नहीं है, मतलब बैंक्स नहीं है तो लोग बैंक से नहीं ले पा रहे हैं, या उन लोग को ये ज़्यादा मतलब उन लोग के दिमाग में भरा हुआ है कि इन्हीं से लेकर काम चला लेते हैं वाला टाइप। तो ऐसे बहुत सारा दिया हुआ है। रिच हाउस होल्ड जो है वो ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल से बहुत कम 10%, ऐसे ही करके इसमें और भी दिया हुआ है। तो ये आपके बुक वाला ही है, आप लोग ये बुक से भी एक बार रीड कर लेना। बाकी मैं आप लोगों को ये नोट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये नोट्स लिखे हुए हैं। आप इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी पे लिख लो। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना, ताकि अगर कोई न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।